नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है हिमांशु श्रीवास्तव और आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा था बच्चों, उसमें हमने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में चीजें पढ़ी थी। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी से पहले और आजादी के टाइम पे देश में क्या क्या चीजें हुई। लेकिन इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अब जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो हमारे देश को छोड़ करके जा चुके हैं। अब हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। तो जब हमारी किस्मत हमारे हाथ में आई तो सारे देश में खुशी का माहौल है कि अब अच्छे दिन आएंगे। पहली बार अच्छे दिन का कॉन्सेप्ट कब आया था? जब अंग्रेज देश छोड़ के गए, वो सबसे पहली बार अच्छे दिन का कॉन्सेप्ट था। खैर चलिए, तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने आजादी के आसपास के चीजें पढ़ी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि 1950 से लेकर के 1990 तक हमने क्या क्या चीजें की। देखिए 19 आपके मन में ये भी तो सवाल आ सकता है, सर 1990 तक ही क्यों? देखिए 1991 में एलपीजी पॉलिसी आ गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके बाद हमारी इकोनॉमी में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। तो वो हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे अलग से। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि 40 साल यानी कि 1950 से लेकर 1990 तक हमारे देश में क्या क्या चीजें हुई। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि जैसे ही देश गया तो प्राइम मिनिस्टर चुनना था, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने हमारे नेहरू जी। अब सारे देश की जो उम्मीदें हैं वो नेहरू जी पे टिकी हुई है। तो भाई नेहरू जी को भी अपने जनता के नजरों में एक अच्छा लीडर साबित होना था। अब देखिए, अंग्रेज चले तो गए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज हमारे यहाँ कुछ छोड़ करके तो गए नहीं थे। सारी चीजें तहस नहस करके बर्बाद करके चले गए थे। तो सोचा गया कि चलिए देश को सुधारते हैं। तो जब देखा गया कि चलिए एग्रीकल्चर को थोड़ा देखते हैं, तो एग्रीकल्चर पूरी तरह से खराब हो चुका है। जब देखा गया इंडस्ट्री को देखते हैं, तो इंडस्ट्री पूरी तरह से खराब हो चुका है। एजुकेशन की तरफ देखा गया तो एजुकेशन की भी हालत बहुत खराब है। मतलब चारों तरफ ही चीजें अस्त व्यस्त हो चुकी थी, बहुत खराब हो चुकी थी। इतना आसान नहीं था इंडियन इकोनॉमी को लिफ्ट करना, वापस से ऊपर उठाना। मैक्सिमम जो फंड्स थे वो फॉरेन से आते थे, वो सारे बंद हो चुके थे। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम शुरुआत कहां से करें। तो नेहरू जी के लिए जो सबसे बड़ा चुनाव था वो ये चुनाव था कि किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम चूज किया जाए। अब इकोनॉमिक सिस्टम पे जाने से पहले हमें जरा प्रोडक्शन के महत्व को समझना पड़ेगा। तो आइए जरा हम प्रोडक्शन के महत्व को समझते हैं। देखिए, किसी भी देश की जो सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी होती है वो उस देश की प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। रीजन क्या है कि भाई प्रोडक्शन कौन करता है बच्चों? प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है। जब इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है तो इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट होती है तो इनकम का एक हिस्सा सेविंग कहलाता है, दूसरा हिस्सा इन्वेस्टमेंट कहलाता है, सॉरी, दूसरा हिस्सा एक्सपेंडिचर कहलाता है। कमाई का एक हिस्सा बच्चों हम क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं, और एक हिस्सा हम बचा लेते हैं, है ना। अब देखिए, जो पैसा हम सेव करते हैं वही पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, और ये इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस किसी ना किसी प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है। तो यानी कि जो देश का जो सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी है वो है प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब नेहरू जी के सामने ये सवाल था कि प्रोडक्शन करे कौन? क्या सभी वस्तुओं की प्रोडक्शन गवर्नमेंट करे, या सभी वस्तुओं की प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के लोग करे, या सभी वस्तुओं की जो प्रोडक्शन है वो दोनों मिल करके करे? अब तीन में से कोई एक रास्ता हमें चूज करना था, ठीक है। तो नेहरू जी के मन में
सबसे पहले आया सोशलिज्म। देखिए जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। एक को कहते हैं सोशलिज्म, एक को कहते हैं बच्चों कैपिटलिज्म, और एक होता है बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब तीनों में से कोई एक रास्ता हमें चूज करना था, लेकिन ये इसका चुनाव इतना आसान नहीं था। तो अब नेहरू जी के सामने ये तीनों चीजें थी, तो देखते हैं कि नेहरू जी ने क्या दिमाग लगाया, क्या अप्रोच चूज किया, इस चीज पर हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों सोशलिज्म की, तो सोशलिज्म के अंदर क्या होता है, सोशलिज्म का जो मोटिव होता है वो 2 मोटिव होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी मोटिव होता है बच्चों वो होता है सोशल वेलफेयर। सेकेंडरी मोटिव जो इसका होता है वो होता है प्रॉफिट। यानी हमारा, अगर हम सोशलिस्ट हैं तो हमारा पहला मकसद होगा कि हम समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर पे कैसे काम करें, सभी लोगों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें, और यदि जरूरत पड़ी तो फिर हम प्रॉफिट पे ध्यान देंगे, नहीं तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या रहेगा, सोशल वेलफेयर रहेगा। लेकिन इससे एक समस्या आ रही थी, एक समस्या ये आ रही थी कि सोशलिज्म में देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर एक स्ट्रिक्ट सोशलिज्म की बात करें तो एक स्ट्रिक्ट सोशलिज्म के अंदर बच्चों, एक प्योर सोशलिज्म के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्ट्रीज, प्लांट्स, लैंड्स, बिल्डिंग, जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होती है, इट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, इट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। यानी कि सरकार सारा कुछ करती है, आप एज अ प्राइवेट पर्सन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप हमारे लिए काम करोगे, लेकिन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होंगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज होंगी, इसका सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। सोशलिज्म के अंदर आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी बच्चों कि हमारा देश तो भाई डेमोक्रेटिक है, हमारे देश में क्या है बच्चों, डेमोक्रेसी है। और उस समय क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब तो खैर नहीं है, उस समय बच्चों राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। तो अगर गवर्नमेंट प्योर सोशलिज्म चुनती तो दिक्कत ये आती कि सभी लोगों से प्राइवेट प्रॉपर्टी जो उनकी थी, जो जमीनें उनकी थी, वो छीननी पड़ जाती, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सारी चीजें किसे ओन करनी पड़ती, गवर्नमेंट को ओन करनी पड़ती, जिसकी वजह से एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क बिगड़ सकता था। पहला तो रीजन ये है। दूसरा, नेहरू जी ने ये सोचा कि क्या सभी चीजों का कंट्रोल ले लेना समझदारी है, क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि सभी चीजों का प्रोडक्शन हम करेंगे, सभी चीजों का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा, तो ये सरकार यही तो कहना चाहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, हम आपको रोजगार ला के देंगे, हम आपके रहने की व्यवस्था करेंगे, हम आपके खाने की व्यवस्था करेंगे, हम आपकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, हम आपके अस्पताल की व्यवस्था करेंगे, सारी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन आप सोच करके देखिए कि क्या आजाद भारत में उस समय क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी सक्षम थी, इतनी एलिजिबल थी कि देश के हर नागरिक के जरूरत को पूरा कर सके? सरकार तो खुद संघर्ष कर रही थी। आज भी हमारा देश, आजादी के कितने साल हो गए, आज भी हमारा देश पूरी तरीके से इन चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो उस समय सोचिए क्या हालात होंगे। तो नेहरू जी ने सोचा कि यदि हम प्योर सोशलिज्म चुनते हैं तब तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम खुद ही इतने एलिजिबल नहीं है
इतने सक्षम नहीं हैं कि अपने देश के सभी लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। तो भाई सोशलिज्म तो एक बढ़िया आइडिया नहीं था, एक गुड आइडिया नहीं था, तो सोशलिज्म रिजेक्टेड। भाई सोशलिज्म चूज नहीं किया गया। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो भाई हमने क्या किया, हमने सोशलिज्म को चूज नहीं किया। तो चलिए इसका एक डिफरेंट ओपिनियन लेते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए फिर कैपिटलिज्म के बारे में सोचते। देखिए कैपिटलिज्म के भी अपने दो मोटिव हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब कैपिटलिज्म जो है बच्चों, ये सोशलिज्म का बिल्कुल अपोजिट। भाई कैपिटलिज्म का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है, सेकेंडरी मोटिव जो होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। अब देखिए हमारे यहां जब अंग्रेज चले गए तो हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश के नीचे कौन थे? जमींदार के नीचे जो थे वो थे टीनेंट्स, या फिर कह सकते हैं फार्मर्स। अब ब्रिटिश तो चले गए, अब जो जमीनें ब्रिटिश ने जमींदारों को दी थी देख रेख करने के लिए, इन लोगों ने कहा भैया कि ये जमीन हमारी है। इन सभी लोगों ने जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया, यानी कि अंग्रेज चले गए तो जमीन का जो कंट्रोल था, जो प्रॉपर्टी का कंट्रोल था, वो इन जमींदारों के पास चला गया था। और राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, तो इनसे जमीन छीन लेना इतना आसान भी नहीं था। यानी हालात कुछ वैसे ही थे कि जो मैक्सिमम जमीन थी वो जमींदारों के पास थी, किसानों के पास कुछ नहीं था। तो अगर गवर्नमेंट कैपिटलिज्म चूज कर लेती तो ये जमींदार ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रिच बन जाते, सभी लोग इन्हीं के अंदर काम करते, गरीब आदमी कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो पहले भी गुलाम था अंग्रेजों का, अब ये गुलाम बन जाता जमींदारों का। तो अगर गवर्नमेंट कैपिटलिज्म चुनती, अगर नेहरू जी कैपिटलिज्म चुनते, तो रिच एंड पुअर इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जाता। लेकिन हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि सबको समानता दे, अमीर और गरीब के बीच के डिफरेंस को कम करे। अब भाई लेकिन कैपिटलिज्म तो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता था। रिच विल बिकम मोर रिच, पुअर विल बिकम मोर पुअर। तो भाई कैपिटलिज्म भी बहुत बढ़िया आइडिया नहीं था, कैपिटलिज्म रिजेक्टेड। कैपिटलिज्म भी चूज नहीं किया। सोशलिज्म में भी कुछ कमियां थी, कुछ अच्छाइयां थी। कैपिटलिज्म में भी कुछ कमियां हैं और अच्छाइयां हैं। जैसे कैपिटलिज्म में अच्छाइयां क्या है? अगर आप प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करोगे काम करने के लिए तो जॉब क्रिएशन होगा, क्योंकि किसी भी देश की सरकार इतनी सक्षम नहीं हो सकती कि अपने देश के सभी लोगों को रोजगार दे दे। लेकिन डर भी तो लग रहा था। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। अब बीच का रास्ता निकालते से क्या मतलब है कि चाहे बच्चों सोशलिज्म हो या फिर कैपिटलिज्म हो, भाई इसमें भी कुछ मेरिट है और कुछ डिमेरिट है, इसमें भी कुछ मेरिट है और कुछ डिमेरिट है। तो एक काम करते हैं, दोनों के डिमेरिट छोड़ देते हैं। लेट्स टेक मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म एंड
मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। भाई सोशलिज्म की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो ले लो, कैपिटलिज्म की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो ले लो, इन दोनों को मिला करके बना दो मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमने क्या किया, हमने कहा एक काम करते हैं, प्राइवेट लोगों को भी अलाउ करते हैं, और जहां भी हमें लग रहा है कि सर्विसेज का नेचर काफी ज्यादा असेंशियल है तो वहां पे गवर्नमेंट को बुलाते हैं। यानी कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर में गवर्नमेंट रहेगी, बाकी के सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर रहेगा। ऐसा गवर्नमेंट ने कहा, और गवर्नमेंट ने कहा कि हम भाई मिक्स्ड इकोनॉमी बनते हैं मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म एंड मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म को लेकर। एक मिनट दीजिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को काम करते हुए देखते हैं तो गवर्नमेंट ने किया क्या, गवर्नमेंट क्या करती है, मैक्सिमम चीजों पे, मैक्सिमम प्रोडक्शन एक्टिविटी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, और बहुत फ्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी पे, थोड़े बहुत प्रोडक्शन एक्टिविटी पे प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल दिया जाता है। और जिन पे प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल दिया जाता है उस पे गवर्नमेंट कहती है इस पे हम भी आ सकते हैं। मतलब मिस्टर प्राइवेट सेक्टर, जो काम तुम कर रहे हो वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं वो तुम नहीं कर सकते हो। यानी कि एक बात बताइए, एक तरफ आप कह तो रहे हैं, एक तरफ आप कह तो रहे हैं कि इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन यदि मैक्सिमम चीजों का कंट्रोल गवर्नमेंट अपने पास ही रख रही है तो किस बात का मिक्स्ड इकोनॉमी। आप मुंह से बोल तो रहे हो मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन आपके जो काम करने का तौर तरीका है वो तो सोशलिस्ट नजर आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम चीजों पे तो आप ही ने कंट्रोल ले रखा है। प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी बहुत चीजें आपने दी हुई है, बाकी हर जगह आप खुद ही बैठे हुए हैं। तो मुंह से आप बोल तो खुद को मिक्स्ड इकोनॉमी रहे हैं, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं, जो काम करने का जो तौर तरीका है वो तो सोशलिस्ट है। इसीलिए कंक्लूजन क्या निकलता है कि इंडिया वॉज मिक्स्ड इकोनॉमी। भाई कह रहे हैं मिक्स तो है, तो मिक्स्ड ही इसलिए मिक्स्ड है क्योंकि दोनों लोग अलाउड तो हैं। भले गवर्नमेंट ज्यादा अलाउड है, प्राइवेट कम अलाउड है, बट प्राइवेट अलाउड तो है, तो मिक्स तो हुआ। इंडिया वाज मिक्स्ड इकोनॉमी विथ स्ट्रॉन्ग सोशलिस्टिक टेंडेंसी। अनडाउटेडली इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी था, लेकिन जो टेंडेंसी थी बच्चों वो थोड़ी सोशलिस्ट नजर आ रही थी, तो इसीलिए बोला गया कि इंडिया वॉज मिक्स्ड इकोनॉमी विथ स्ट्रॉन्ग सोशलिस्टिक टेंडेंसी। ये कंक्लूजन निकल करके आता है। चलिए, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इकोनॉमिक सिस्टम का, और अब जरा एनसीईआरटी पढ़ करके देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहता है। आइए देखिए, शुरुआत किस बात से हो रही है। ऑन 15 अगस्त 1947
इंडिया वोक टू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम। ये देश आजाद हो चुका है, सब तरफ खुशी का माहौल है। फाइनली वी वर मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हमारी किस्मत अब हमारे हाथ में है। आफ्टर सम 200 years of British rule, the job of nation building was now in our own hands. 200 साल के बाद अब हमें हमारी किस्मत सौंपी गई। अंग्रेज कहे कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, लो तुम अपनी किस्मत खुद संभालो, हम तो चलते हैं। देखिए क्या लिखा, क्या ब्रिटिश जा चुके हैं, अपनी किस्मत अपने हाथ में है। जैसे मेरे पिताजी ने जब पहली बार मुझे घर से भेजा तो उन्होंने कहा कि अब जाओ, अब मैं तुमको नहीं डांटूंगा। पहले मैं बहुत डांटता था तो तुम बहुत नाराज होते थे। जाओ अब मैं तुमको नहीं डांटूंगा और अब तुम अपनी किस्मत को अपने हिसाब से चलाना। और यकीन मानिए आज मैं सोचता हूँ शायद डांटते रहते तो ठीक रहता। यानी अक्सर जब हमें हमारी किस्मत खुद संभालने को मिलती है तो हम ज्यादा गड़बड़ी करते हैं, है ना। तो देखिए जरा क्या क्या गड़बड़ियां हमने की। द लीडर्स ऑफ independent India had to decide among other things the type of economic system most suitable for our nation, a system which promote the welfare of all rather than a few। भाई हम चाहते थे सबका विकास, सभी लोगों को हम डेवलप करना चाहते थे। तो हम अगर सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम चुनते तो प्राइवेट सेक्टर अफेक्ट हो जाता, जॉब क्रिएशन रुक जाती। अगर हम कैपिटलिस्ट चुनते तो भाई अमीर आदमी और अमीर हो जाता, तो कुछ लोग आगे बढ़ते, बाकी लोग पीछे रह जाते। तो हमें ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम चुनना था जिसमें सभी लोगों का भला हो सके। एक चैलेंजिंग काम था ये। There are different type of economic system and among them socialism appealed to Jawaharlal Nehru the most। भाई नेहरू जी को पसंद तो सोशलिज्म ही आ रहा था, लेकिन जब नेहरू जी ने सोशलिज्म को ध्यान से समझा तो उन्होंने कहा नहीं भाई तो गड़बड़ हो जाएगा। एक तो हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, दूसरा हम खुद ही अभी इतने सक्षम नहीं है कि सभी लोगों के जरूरत को पूरा कर सके। खैर चलिए, हाउएवर he was से क्या मतलब है, मिस्टर नेहरू not in favor of the kind of socialism established in the former Soviet Union where all the means of production, that is all the factories and farms in the country were owned by the government। ये कह रहे थे कि मुझे सोशलिज्म पसंद तो है, लेकिन वो जो 100% सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो पसंद नहीं है। जो सोवियत यूनियन में 100% सोशलिज्म है वैसी वाली सोशलिज्म नहीं चाहिए, जहां पे गवर्नमेंट 100% मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही है। हमारे को वैसा सोशलिज्म नहीं चाहिए, ये साफ साफ कह रहे हैं। इनका कहना है कि सोशलिज्म मुझे पसंद तो आ रहा है, लेकिन मैं एग्जैक्ट वही सोशलिज्म नहीं फॉलो करना चाहता जो सोवियत यूनियन में फॉलो किया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट 100% मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही है, जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये कह रहे मैं ऐसा नहीं चाहता, भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। हमने पढ़ा था ना कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश होने के नाते लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न ऑफ द लैंड। भाई आप लोगों से जमीन, उनकी ओनरशिप कैसे ले लोगे? उस समय तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था और हम डेमोक्रेटिक लोग थे तो फोर्सफुली किसी से उनकी जमीन नहीं ले सकते थे। तो हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अलाउ करना था, तो हम प्योर सोशलिज्म को तो चूज नहीं कर सकते थे। लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट चेंज द ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सिटीजन इन द वे दैट इट वाज डन इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। यानी जिस पैटर्न पे सोवियत यूनियन चला, एग्जैक्ट उस पैटर्न पे हम नहीं चल सकते थे। जरा इस स्लाइड को आप एक बार रीड करें। हाँ जी, अब इस स्लाइड का कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इस स्लाइड का कंक्लूजन ये निकल रहा है कि देश की आजादी के बाद हमारी किस्मत हमारे हाथ में आई
तो हमने हमारे को चूज करना था कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हम चूज करें जो हमारे देश के लिए सबसे बेहतर हो। तो नेहरू जी को सोशलिज्म ज्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन नेहरू जी को प्योर सोशलिज्म पसंद नहीं आ रहा था। वो सोशलिस्ट टेंडेंसी के तो थे, बट जैसा सोशलिज्म सोवियत यूनियन, जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये उस तरीके का सोशलिज्म नहीं चाहते थे। आ गई बात समझ में? ये कंक्लूजन हमारा निकलता है इस स्लाइड का। तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या था, क्योंकि सोशलिस्ट तो हम 100% सोशलिस्ट तो हो नहीं सकते थे, तो फिर क्या किया जाए? तो आइए देखते हैं। नेहरू एंड मैनी अदर लीडर्स, जैसे कि प्रधानमंत्री कोई भी फैसला खुद नहीं लेते हैं, वो अपने लोगों से डिस्कस करते हैं। तो नेहरू जी और उनके साथ के जो लोग थे, इनसे बातचीत करने के बाद, इनसे पूछताछ करने के बाद सभी ने कहा कि सॉर्ट एन ऑल्टरनेटिव टू एन एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, कि ना ही पूरी तरह से कैपिटलिस्ट बनने की जरूरत है, ना ही पूरी तरीके से सोशलिस्ट बनने की जरूरत है। तो क्या बनने की जरूरत है? बेसिकली विद द सोशलिस्ट आउटलुक, नजरिया क्या रखना है? सोशलिस्ट। दे फाउंड द आंसर इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम चुना जाए which in their view combined the best features of socialism without its drawback। तो चलिए सोशलिज्म के अच्छे अच्छे फीचर्स लेते हैं, कैपिटलिज्म के अच्छे अच्छे फीचर्स लेते हैं और मिला करके बना देते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विथ अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर। क्या बोला? कि इंडिया सोशलिस्ट सोसाइटी रहेगी जिसमें जो डोमिनेंस है वो पब्लिक सेक्टर का रहेगा। पब्लिक सेक्टर यानी बच्चों गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो भी अलाउड रहेगी। गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर द इकोनॉमी विद द प्राइवेट सेक्टर बीइंग इनकरेज टू बी द पार्ट ऑफ द प्लान। सरकार कह रही है हम देश को बढ़ाने में लगे रहेंगे, लेकिन मिस्टर प्राइवेट सेक्टर आप भी आइए, हमारे साथ जुड़िए, आप भी बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए, हम भी लोगों को रोजगार देंगे, आप भी लोगों को रोजगार दीजिए, चलिए दोनों मिलकर के साथ में देश को बढ़ाते हैं। तो हमने चूज किया बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पे सरकार ने यह कहा कि मेन रोल हमारा होगा, आप भी हमारा सहयोगी बने। देखिए कैपिटलिज्म भी चूज कर लेना इतना सिंपल नहीं था। रीजन ये था कि चलिए मानते हैं कि कुछ लोगों के पास पैसा बहुत था, लेकिन वो पैसा इन्वेस्ट करने से भी तो घबरा रहे थे ना। उनको डर लग रहा था कि यदि हमने बहुत पैसा लगा दिया, क्या वाकई में हमारे देश में डिमांड भी है? हमने बहुत पैसा लगा दिया, डिमांड है नहीं, तो भी समस्या है। तो अब अगर गवर्नमेंट इनकरेज भी कर रही थी प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाने से घबरा रहे थे। इसीलिए बड़ी बड़ी जगहों पे जहां मोटे इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जहां ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, वहां पर गवर्नमेंट को खुद इन्वेस्टमेंट करना था। तो चाह करके भी कैपिटलिज्म हम नहीं चूज कर पा रहे थे। भाई पैसे लगाने वाला भी तो तभी पैसा लगाएगा ना जब उसको मुनाफा दिखेगा। अब गवर्नमेंट तो मुनाफे के लिए होती नहीं है, गवर्नमेंट तो सोशल वेलफेयर के लिए होती है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कौन कर सकती थी? गवर्नमेंट कर सकती थी। इसीलिए हमने जो मेन जो है, जो जहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, वहां डोमिनेंस रहा किसका? पब्लिक सेक्टर का, यानी गवर्नमेंट का। लेकिन प्राइवेट लोगों को ही बोला गया कि आप आइए हमारे साथ मिलिए और मिल करके हम सभी आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम की हमने बात की, तो एक इकोनॉमिक सिस्टम बच्चों क्या कहलाता है? सोशलिस्ट। एक इकोनॉमिक सिस्टम क्या कहलाता है बच्चों? कैपिटलिस्ट। और एक इकोनॉमिक सिस्टम क्या कहलाता है बच्चों? मिक्स्ड। अब यानी कि सोशलिस्ट का मतलब क्या है? ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट सेक्टर। यहां क्या है बच्चों? ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। और यहां पर मैक्सिमम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ
government, but private sector is also allowed to participate. इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में कुछ कुछ चीजें आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। गवर्नमेंट इज ओनली फॉर लॉ एंड ऑर्डर। यहां पे जो मेन मोटिव होता है, मेन मोटिव इज प्रॉफिट। यहां पर किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पेइंग कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हम देश में वो नहीं बनाएंगे जो लोगों को एक्चुअली में जरूरत है। हम देश में वो बनाते हैं जो लोग एक्चुअली में खरीद सकते हैं। जो जो भी लोग खरीदना चाहते हैं हम उन्हें वो बना के देंगे। भाई, कहा जा रहा है कि देखिए, आपका जो गाड़ी का जो काम है वो स्विफ्ट डिजायर से भी हो सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें मर्सिडीज चाहिए, तो हम उन्हें मर्सिडीज बना करके दे देंगे। आ गई बात समझ में? तो हम यहाँ पे वो नहीं बनाते हैं जो लोगों को एक्चुअली में जरूरत है, हम वो बनाते हैं जो लोग हमसे कहते हैं हमें बना के दो। तो लोग जो भी बना के देने को कहते हैं हम बना के दे देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर मेन मोटिव ही क्या होता है? प्रॉफिट। यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं बन रही है, प्रोडक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। भाई, हम वही बना करके बेचेंगे जिन चीजों की डिमांड की जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखता है, इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म ओनली दोज कंज्यूमर गुड विल बी प्रोड्यूस दैट आर इन डिमांड। भाई, जिस भी चीज की डिमांड होगी हम वही प्रोड्यूस करके बेचेंगे। दैट इज गुड दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली इधर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट। हमारे खुद के देश के लोग कह रहे हैं हमें भी कुछ बना करके दे दो, और हम वस्तुएं बना बना करके विदेशों में बेच रहे हैं, क्योंकि उससे हमें क्या आ रहा है? प्रॉफिट। तो हम हर वो चीज प्रोड्यूस करेंगे जिससे हमें मुनाफा दिखाई दे। हम समाज कल्याण को फेवर नहीं करेंगे। जहां भी हमें पैसा दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा, मुनाफा दिखेगा, हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे
यदि हम क्या फॉलो कर रहे हैं बच्चों, कैपिटलिज्म। तो बताइए क्या आजादी के समय में ये सिस्टम को फॉलो करना उचित था? नहीं। इसीलिए नेहरू जी ने कहा कि नहीं भाई, कैपिटलिज्म तो ठीक रास्ता नहीं है। जैसे कि क्या कहा कि अगर कार्स की डिमांड होगी, इफ कार्स आर इन डिमांड, कार्स विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड इफ बाइसाइकल्स आर इन डिमांड, बाइसाइकल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। इफ लेबर इज चीप, देन कैपिटल मोर लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन विल बी यूज्ड एंड वाइस वर्सा। अगर हमें सस्ते दामों पे लेबर मिलेंगे तो हम लेबर चूज करेंगे, अगर हमें सस्ते दामों पे कैपिटल यानी कि मशीनें मिलेगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जहां से भी हमारा 2 पैसा बचे, तो 2 पैसा बचने का मतलब है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि हम मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे जो लेबर है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है, लेकिन हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। हम कहेंगे तुम्हारी अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है तो आए भाई, हमें तो प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि हम किस बात को फॉलो कर रहे हैं, कैपिटलिज्म। अब देखिए ये चीज भी करना इंडिपेंडेंस के समय में सही नहीं था, क्योंकि हम चाहते थे कि भाई हर घर तक रोजगार पहुंचे, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। फिर इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस व्हाट पीपल नीड। इससे मतलब ही नहीं है लोगों को क्या चाहिए, बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, द एबिलिटी टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोगों में बस ये देखते हैं कि इनके खरीदने की क्षमता क्या है, तो जो भी ये खरीदना चाहते हैं इन्हें बना करके दे दो। इन्हें समझाने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या जरूरत है, बस अगर इनकी परचेजिंग कैपेसिटी है तो इन्हें बना के दे दो। दैट इज वन हैज टू हैव द मनी इन द पॉकेट टू बाय इट। अब जिसके पास देखो पैसा होगा वो तो खरीद लेगा, पर क्या हमारे देश में उस वक्त क्या इतने सारे लोगों के पास पैसा था कि सभी लोग आईफोन खरीद सके? द आंसर इज नो। लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर पुअर इज मच नीडेड। जैसे देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल है, कह रहा है कि ऐसे मेथड्स लाने चाहिए, ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी लाने चाहिए जिससे क्या हो, सस्ते दामों पे गरीब लोगों को हम घर बना करके दे सके, लेकिन उससे कमाई नहीं होगी, उससे प्रॉफिट नहीं आएगा, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं लाएंगे। क्या लिखा, लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर पुअर इज मच नीडेड, बहुत ज्यादा जरूरी है, बट विल नॉट काउंट एज डिमांड इन द मार्केट since because the poor do not have the purchasing power to back the demand। गरीब आदमी खरीद ही नहीं पाएगा तो फायदा क्या है। As a result this commodity will not be produced and supplied as per market forces। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वही बना करके बेचेंगे जिसमें हमें क्या नजर आए, मुनाफा नजर आए। प्रॉफिट नजर आता है तो ठीक है, नहीं तो वस्तु चाहे कितनी भी ज्यादा जरूरी क्यों नहीं है, अगर उसमें मुनाफा नजर नहीं आ रहा है तो फिर वो बेकार है। यदि हम क्या फॉलो कर रहे हैं बच्चों, कैपिटलिज्म फॉलो कर। अब आइए सोशलिज्म की यदि हम बात करें तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर तो देखो अलाउड ही नहीं है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो भी करेगी सरकार करेगी, और सरकार जो भी करेगी वो किस चीज को ध्यान में रख के करेगी, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख करके करेगी। तो यहां पर वो बना करके नहीं बेचा जाता है जो लोग डिमांड कर रहे हैं, यहां पे वो बना के बेचा जाता है जो एक्चुअली में लोगों को जरूरत है, जो लोगों के नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे। इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। It is assumed that the government knows what is good for the people of the country and so the desire of individual consumer are not given much importance। देखो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति कहता है मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, गवर्नमेंट कहती है हम तुझ जैसे एक आदमी के लिए थोड़ी बैठे हैं, हमें पूरे देश का सोचना है, तो हम ऐसी वस्तुएं बना करके बेचेंगे जिससे पूरे देश का कल्याण हो। आई बात समझ में? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को हम ध्यान में नहीं रखेंगे कि भाई इसको इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इसी को बना करके बेच देते हैं। हम ऐसी वस्तुएं बनाएंगे जो पूरे देश के काम आए। द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ शुड दे बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बनेगा, किस तरह से उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ये सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इन प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड व्हाट पीपल नीड एंड नॉट व्हाट दे कैन अफोर्ड। इससे मतलब नहीं है कि आपके पास कितना पैसा, आप जाके सरकार को बोलते हो अरे आप बना करके दो ना, हम तो तैयार है खरीदने को, हमारे पास पैसा है। गवर्नमेंट कहेगी पैसे का दौज किसी और को दिखाइयो, हम वो वस्तुएं बनाएंगे जिससे हमारे देश के सभी लोगों का काम हो जाए। भाई तुम्हारे पास पैसा है ना, सबके पास थोड़ी है, तो जो दिया जा रहा है चुपचाप एक्सेप्ट करो, नहीं तो चलते बनो। क्योंकि हम यहां पर देखेंगे देश के लिए क्या जरूरी है, ये नहीं कि ए के लिए क्या जरूरी है, बी के लिए क्या जरूरी है और सी के लिए क्या जरूरी है।
फिर देखिए, अनलाइक अंडर कैपिटलिज्म फॉर एग्जांपल अ सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। सोशलिज्म कह रहा है देखिए हम एजुकेशन, देखिए जो प्योर सोशलिज्म होता है ना, वो शिक्षा, सेहत, ये दो चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। लेकिन कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं है, पैसा है तो जी जाओगे, पैसा नहीं है तो मर जाओगे। भाई ये सब तो देश में होगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी ना। इसीलिए सोशलिज्म को थोड़ा कैपिटलिज्म से इस सेंस में देखा जाए तो बेहतर माना जाता है। बट ये मत समझ लेना कि सोशलिज्म ही बेहतर है, भाई इसके भी अपने ड्रॉबैक है। अब उतने डिटेल में 12th क्लास में नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ाता। ठीक है, तो जितना आपके एनसीईआरटी में दिया हम उतना कवर कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली अ सोशलिस्ट सोसाइटी हैज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी सिंस एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट। और यहाँ स्टेट से क्या मतलब है बच्चों? गवर्नमेंट। स्टेट से क्या मतलब है? गवर्नमेंट। सारी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे क्यूबा, चाइना फॉर एग्जांपल। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। दो एग्जांपल दिए हैं जहां पर सोशलिस्ट पाथ को फॉलो किया जा रहा है। और उसके बाद बच्चों बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि असेंशियल सर्विसेज में गवर्नमेंट को लाया जाए ताकि किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने देखा कि भारत में जो मैक्सिमम चीजों का कंट्रोल है वो किसके हाथ में नजर आया? गवर्नमेंट के हाथ में। यानी कैपिटलिज्म की अच्छी अच्छी बातें ले लो, सोशलिज्म की अच्छी अच्छी बातें ले लो, और क्या बना दो? मिक्स्ड इकोनॉमी। और हमने चूज किया मिक्स्ड इकोनॉमी। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द मार्केट विल प्रोवाइड व्हाटएवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल्स टू डू सो। जो प्राइवेट लोग नहीं कर पाएंगे वो सारे काम कौन करेंगी? गवर्नमेंट करेंगी, और दोनों मिल करके लग करके काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी बच्चों के कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।